10 तक हो गया था ना, इथेन वाला लास्ट क्वेश्चन देखे थे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पढ़े क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा एक आध दिन अभी वेट करना ना। नीलेश, आर्यन, आयुष, आपका नाम क्या है? ये लास्ट क्लास है ना फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर चालू करेंगे ना तो फिर से स्टार्ट करेंगे। हाँ चलिए पढ़िए 11th क्वेश्चन। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर? शुगर मतलब सुक्रोज होता है, सुक्रोज। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। सुक्रोज जैसे ग्लूकोज C6H12O6 होता है, तो सुक्रोज C12H22O11। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर? मोल पर लीटर मतलब क्या निकालने बोल रहा है? क्या क्या? मोलैरिटी। देखो मोल पर केजी बोलता तो मोलैलिटी होता, और मोल पर लीटर है तो यानी मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालने बोल रहा है। इफ इट्स 20 ग्राम आर डिसॉल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर्स। अब देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है एवरीवन? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यही होता है। अब यहां पे सॉल्यूट क्या है हमारा? सुक्रोज। कितना ग्राम लिया हमने? 20 ग्राम। इसको सॉल्यूशन बनाया हमने, इतना सॉल्वेंट ले रहे हैं कि ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया? 2 लीटर्स। ये क्वेश्चन, आपने इतना इनफ वाटर लिया कि ओवरऑल सॉल्यूशन बनने के बाद जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम था वो कितना हो गया? 2 लीटर्स। करेक्ट? ओके, तो ये निकालना है पहले अपन को। ये तो दिया हुआ है ना 2, डिनोमिनेटर दिया हुआ है 2, आपको बस न्यूमरेटर निकालना है। न्यूमरेटर निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालना है सॉल्यूट का, जो कि मास में दिया हुआ है, उसको अपन को मोल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको सुक्रोज का पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोलर मास। तो C12H22O11 ये होता है आपका 12 इंटू 12 प्लस 22 प्लस 11 इंटू 16। कितना हो जाएगा? ऐड करेंगे तो 144 प्लस 22 प्लस 176, 342। ठीक है, 342 ग्राम पर मोल ये होता है मोलर मास। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 342। डन, पुट कर दो यहां पे। तो 20 अपॉन 342 इंटू 2, टू कहां से आया? 2 लीटर्स वॉल्यूम। क्लियर है यहां तक? ये 2 और ये कैंसिल, 10 अपॉन 342। अब डिवाइड कर लो एक बार, 10 डिवाइडेड बाय 342। तो पहले तो जाने नहीं वाला ये, है ना? एक डॉट लगाने, एक पॉइंट लगाने का भी नहीं जाने वाला। जीरो 3 टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में पार तो नहीं हो जाएगा? पार हो जाएगा। 2 टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में पार हो जाएगा। तो 2 2 4, 2 4 8 एंड 2 3 6। ये बन गया 316। एक लास्ट और ले लेते हैं। कितना 8 टाइम्स में जाएगा कि 9 टाइम्स में? 9 टू 18 का 8 कैरी 1, 36 प्लस 1 37 का 7 कैरी 3, 27 प्लस 3 30। हाँ जाएगा 9 टाइम्स में। ठीक है, इतना ही छोड़ देते हैं। फाइनल आंसर क्या है? 0.029 मोल पर लीटर। ये हमारा आंसर हो गया 0.029 मोल पर लीटर, जिसको अपन कैपिटल एम भी लिखेंगे तो सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 12। अब रखे हैं, बुक है, रीड कर पा रहे क्वेश्चन? दो लोग के बीच में है एक बुक, बीच में नहीं है क्या? सेकंड बेंच, थर्ड बेंच है ना? जब फोन में देख रहे हो, हाँ जल्दी रीड करो। ये ले लो बुक अगर चाहिए तो, या इसको दे दो। चलो तुम्हारे पास तो बुक है, बीच में रखिए ना एक। हाँ ठीक है, इसको दे दो। हाँ चलो पढ़ो अगला क्वेश्चन। इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 kg per mole, what is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 m
सोल्यूशन। क्या क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में? देखो, मिथेनॉल की डेंसिटी आपको पता है। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 m मोलार सोल्यूशन। पहले एक काम करो, इसका ना मोलर मास निकाल लो मिथेनॉल का जल्दी से। मोलर मास मिथेनॉल का ऐड कर लो, और क्या, कितना कितना हो जाएगा? 12 4 16 16 प्लस 16 32 आएगा। 32 ग्राम पर मोल मिथेनॉल का मोलर मास। मिथेनॉल क्या होता है? CH3OH। CH3OH, दिस इज मिथेनॉल। हाँ, अब निकालिए। 32 आएगा, 32 ग्राम पर मोल। ठीक है। अब जो आपको डेंसिटी दी है ना सॉल्यूशन की, डेंसिटी क्या होता है? ग्राम या केजी, किसमें दिया यूनिट? केजी पर लीटर इसमें दिया है। और हमने जो अभी मास वो निकाला है, मोलर मास, वो किसमें निकला है? ग्राम पर मोल। इन दोनों को मैनिपुलेट करके मोल पर लीटर ला सकते हैं क्या किसी तरीके से? पहले तो आप अपने ग्राम पर मोल को केजी पर मोल में कन्वर्ट करो, डिवाइड बाय 1000 करके, तो कितना हो जाएगा? 32 डिवाइडेड बाय 1000, दैट विल बी 0.032 केजी पर मोल, करेक्ट। और अब अपने पास वॉल्यूम डेंसिटी गिवन है, इन दोनों की हेल्प से मोलैरिटी निकाल सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन की। किसको किससे डिवाइड करेंगे तो मोल पर लीटर आएगा? केजी केजी कैंसिल हो जाएगा। वी हैव मोलर मास ऑफ मिथेनॉल 30, सॉरी सीधा उसमें लिखते हैं। अच्छा चलो, 32 ग्राम पर मोल विच इज 0.032 केजी पर मोल, करेक्ट। हमें डेंसिटी क्या गिवन है मिथेनॉल की? 0.793 केजी पर लीटर। अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं, या इसको इससे डिवाइड करता हूं, इसको किससे डिवाइड करने पर मोल पर लीटर आ जाएगा? जल्दी बताओ। केजी पर मोल डिवाइडेड बाय केजी पर लीटर, ऐसा करने पे आ जाएगा? उल्टा करना पड़ेगा। अपन को मोल ऊपर चाहिए ना, लीटर नीचे चाहिए। अगर आप केजी पर लीटर को डिवाइड करोगे केजी पर मोल से, तो देखो ये उचक के ऊपर जाएगा तो मोल ऊपर चला गया, केजी केजी तो वैसे भी कैंसिल होने वाला है, तो इससे मोल पर लीटर आ जाएगा ना। कहने का मतलब ये रिलेशन है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो आपको मोलैरिटी मिल जाएगी। तो नीचे लिखना, मोलैरिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन 0.793 डिवाइडेड बाय 0.032 मोल पर लीटर आएगा। इससे निकालो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। दोनों कैंसिल हो जाएगा पॉइंट। आपको 793 को 32 से डिवाइड करना है, 20 कुछ आएगा देखो। ना 24.78 आएगा। ठीक है, देखो ये अभी हमने ना सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस यूज किया अपने क्वेश्चन का। क्या बोला था क्वेश्चन में? इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 केजी पर लीटर, what is its volume needed for making 2.5 liter for its of its 0.25 m solution? हमारा जो
मोलैरिटी आ रहा है वो भी कितना आ रहा है 24.78, बट हमें बनाना कितना है उसको 0.25 m बनाना है, राइट 0.25 m, और उसमें भी कितना वॉल्यूम ले रहा है 2.5 लीटर। देखो एक रिलेशनशिप होता है m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी m1 है और उसका ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम v1 है, ठीक है। अब आपको उसी सॉल्यूशन को दूसरी मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है। दूसरी मोलैरिटी भी आपको पता है किसमें कन्वर्ट करना है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा ये निकालना है। देखो दोनों के लिए अपन ने पास सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट है, आप पानी या सॉल्वेंट ऐड करके ही मोलैरिटी को कम ज्यादा करोगे, समझ रहे हैं क्या। सॉल्यूट नहीं बढ़ा रहे हैं अपन, अपन ने दोनों में सॉल्यूट उतना ही डालना है, बस अब पानी कम ज्यादा करके दोनों की मोलैरिटी को इक्वलेट करना है। तो m1 विद ये दोनों को इक्वेट कैसे किया अपन, m1 इज इक्वल्स टू n अपॉन v1 एंड m2 इज इक्वल्स टू n अपॉन v2। अब n तो दोनों का बराबर है ना, तो n क्या हुआ, यहां से आया m1 v1 और यहां से n कितना आया m2 v2, तो वो दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि n दोनों में सेम है। हम सॉल्यूट नहीं बढ़ा रहे हैं, हम वॉल्यूम बढ़ाना चाह रहे हैं या वॉल्यूम कम करना चाह रहे हैं बाय एडिंग सॉल्वेंट, ठीक है। तो आपको नया वाला वॉल्यूम निकालना है। m1 v1 आपको पता है जो क्वेश्चन में दिया है, m2 आपने निकाल दिया, उसका वॉल्यूम नहीं पता है, तो v2 निकल जाएगा, समझे क्या। तो नीचे लिखना अप्लाइंग m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, ठीक है। जहां पे ये m1 v1 क्या है, जो आपका सॉल्यूशन गिवन है, गिवन सॉल्यूशन, और ये हम बनाना चाह रहे हैं रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू बी प्रिपेयर्ड, सॉल्यूशन टू बी प्रिपेयर्ड m2 v2। तो बस m1 क्या अपने पास क्या वैल्यू दी हुई है 0.25 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू 24.78 इंटू v आपको निकालना है, बस डिवाइड कर दो इससे, आपका वॉल्यूम आ जाएगा। कितना आ रहा है वॉल्यूम, ट्वेंटी 25.22 लीटर्स आएगा, लीटर्स भी ml, 25.22 ml, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है क्या। हाँ तो उसको वो लीटर में आ रहा है ना आपका आंसर, ml में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा, आपका होगा 0.02522 ऐसा आगे जाके, फाइनली वो आंसर है 25.22 ml। क्वेश्चन नंबर 18 देखना इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 साइंटिफिक नोटेशन मैंने बताया था आप लोगों को, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, किसी भी नंबर्स को n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, जहां पे कैपिटल n की वैल्यू लेस देन 10 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, लेस देन 10, और ऊपर पावर में वो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 18 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है,
0048 को आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो ये जो नंबर है अभी, ये तो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है ना ये नंबर, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, ये पॉइंट को खिसका के 4 के पास ले आओ, ताकि वो 1 से बड़ा हो जाए पर 10 से छोटा होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये 4.8। बट इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इन दोनों का तो अलग अलग मीनिंग है ना। तो ये जो हमने ऐसा किया, इसको यहां से यहां पे लेके आए ना, उसके कारण अपने को यहाँ पे 10⁻³ लगाना पड़ेगा। अब जितना पोजीशन राइट साइड में आए हो, उतना ही पावर में माइनस का पावर रहेगा। तो आप 3 पोजीशन आगे आए हो ना, 1 2 3, तो ऊपर -3 लग जाएगा। ये अगर आप पीछे जाते तो +3 लगता। एम आई क्लियर? तो ये हो गया इसका साइंटिफिक नोटेशन। अब बचे 3 का आप लोग करो फटाफट। 3 नहीं 4 क्वेश्चन है ना, हाँ करिए। एक दिया हुआ है सेकंड 2,34,000। 2,34,000 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अभी साइंटिफिक नोटेशन में? अभी तो 6 डिजिट, 10 से बड़ा ये नंबर, इसको 10 से छोटा करने के लिए क्या करेंगे, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। किसके बाद लगाएंगे पॉइंट? 2.34। आगे के जीरोस लिखने की जरूरत नहीं है, 10 टू द पावर में चढ़ा देंगे सबको, इनटू 10 टू द पावर। आप कितना पीछे आए हो? 1 2 3 4 5 पीछे आए ना, तो उतना ही पावर में +5 लग जाएगा। यहां पे आगे गए थे 3 तो -3 लगा, यहां पीछे गए 5 तो -5, +5 लगा। समझ रहे हैं क्या? चलो बाकी 3 भी बताओ जल्दी से। क्या है अगला? 8,008, 8.0083। पीछे आओ तो पॉजिटिव, आगे जाओ तो नेगेटिव। नेक्स्ट 500.0 है ना, 2 पीछे लेके आना है, तो 5.0 इंटू 10 टू द पावर 2। 5.0 इंटू 10 टू द पावर 2। एक और 0 लगा देना, एक्चुअली 5.000 आना चाहिए ना, नंबर तो वही है ना, समझे क्या? 5.000 इंटू 10 टू द पावर 2, तब तो वो नंबर आएगा जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 500.0। ठीक है, अगला अगला क्या बोल रहे हो? हाँ बट 10 टू द पावर 0 लिख देना, 10 टू द पावर n होता है ना, तो n का वैल्यू 0 हो जाएगा। सेम है, वो तो दिया ही है साइंटिफिक नोटेशन में, 6.0012 इंटू 10 टू द पावर 0। बस 10 टू द पावर 0 तो वैसे ही 1 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना 19th, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स का है। सिग्निफिकेंट फिगर्स कुछ रूल लिखवा रहा हूं, रूल लिखना, हाइन डालो। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, कुछ रूल्स होते हैं ये पहचानने के कि आपके नंबर्स में, आपके गिवन नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हैं। हाँ एक बार दिखाना एनसीईआरटी में। हाँ लिखिए फर्स्ट, फर्स्ट रूल। अच्छा पहले सिग्निफिकेंट फिगर नंबर क्या होता है वो तो लिखो। देखो हाइफन डाल के, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स, significant figures are meaningful digits, significant figures are meaningful digits which are known with, which are known with, which are known with certainty, 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 which are known with certainty। तो stop, नीचे में लिखना, some rules for determining the number of significant figures are, some rules for determining, some rules for determining
number of significant digits are, some rules for determining number of significant figures are, first rule लिखिएगा, rule number 1, all non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. For example, 285 has 3 significant figures. 3 digits है ना, और तीनों के तीनों नॉन डिजिट्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स हैं. It has 3 significant figures. एक और एग्जांपल इसी में ही, 0.25 ml has 2 significant figures. ठीक है, दोनों एग्जांपल लिख लो. 285 सेंटीमीटर में देर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 0.25 ml में देर आर 2. इसको ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आई है. ठीक है, 285 centimeter has 3 significant figures, 0.25 ml has 2 significant figures. Second rule लिखेंगे, ऊपर लिखा नहीं है कंटिन्यूस में, ऑल नॉन जीरो के आगे समझ जाएगा. ठीक है. सेकेंड रूल, zeros preceding to first non-zero digit, zeros preceding to first non-zero digit are not significant. Zero preceding to first non-zero digit. Zero preceding to first non-zero digit are not significant. As they indicates the position of decimal point only. As they indicates the position of decimal point. As they indicates the position of decimal point. For example, 0.03 has only one significant figure. बाकी ये जो इसके आगे जीरोस लगे हैं, ये सिर्फ उसके डेसिमल की पोजीशन को दिखा रहे हैं. ठीक है, तो आपने वही लिखा, देखो, ऑल जीरोस प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. ये 2 जीरोस है ना, इसके पहले, जैसे पहला नॉन जीरो डिजिट आया जो कि 3 है, उसके पहले के सारे जीरोस को हम काउंट नहीं करते इन आवर सिग्निफिकेंट फिगर्स, बिकॉज वो सिर्फ हमें डेसिमल का पोजीशन बता रहे हैं. एक और एग्जांपल लिखना, 0.0052 has only one significant figure. उसके पास भी एक ही significant figure है. Sorry, दो, has 2 significant figures. क्लियर है? इसका मतलब ये नहीं कि जीरो को हर बार छोड़ना है. अगर 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है, तब वो सिग्निफिकेंट बन जाता है. क्लियर है? तो लिखेंगे थर्ड पॉइंट, zeros between 2 non-zero digits, zeros between 2 non-zero digits are significant. Example में 2.005 has 4 significant figures. 2.005 has 4 significant figures. वो मीनिंगफुल डिजिट्स हैं क्योंकि अब वो 2 नॉन जीरो के बीच में आ रही हैं. ठीक है, 2.005 has 4 significant figures. ठीक है, चलिए नेक्स्ट फोर्थ रूल लिखिएगा, zeros at the end
zeros at the end or right of a number, zeros at the end or right of a number are significant, zeros at the end और right of a number, कोई नॉन जीरो डिजिट के बाद जो राइट में लगा हुआ है, zeros at the end or right of a number are significant, provided they are on the right side of the decimal point. Provided they are on the right side of the decimal point. Provided they are on the right side of the decimal point. एक बार रूल फिर से रीड करना और इस एग्जांपल में बताना कितने सिग्निफिकेंट फिगर है. 3. Zeros on the right hand side of the decimal points after digits are significant. तो 3 digits. ठीक है, लिख लो इसका एग्जांपल. एग्जांपल 0.200 ग्राम has 3 significant figures. ठीक है, हाँ, बट अगर डेसिमल नहीं है, डेसिमल के बाद में एंड में नहीं है जीरोस, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है. जैसे कि 100 में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि आप 100 के बाद पॉइंट लगा के जीरो लिख दोगे ना, तो अब ये काउंट हो जाएगा, तब 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे. समझ रहे क्या? तो इसी पॉइंट में कंटिन्यू करेंगे. बट इफ अदरवाइज the terminal zeros are not significant, but if otherwise the terminal zeros are not significant if there is no decimal point. If there is no decimal point. If there is no decimal point. Example लिख लो. 100 has only one significant figure. Hundred has only one significant figure, whereas 100.0 has 4 significant figures. 100.0 has 4 significant figures. ठीक है, चलिए अभी वाला क्वेश्चन सॉल्व करो. क्वेश्चन नंबर कौन सा था, अपन कहाँ रुके थे आकर के? हाँ, ये निकालो क्वेश्चन. हाँ, ट्राई करो जल्दी से. यही 3-4 रूल यूज करके हम सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल सकते हैं गिवन सेट ऑफ डिजिट्स में. पहले वाले में तो पहला नंबर क्या है? 0.00. इट हैज गॉट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. उसके बाद 208 में 3, 5005 में 4, फोर्थ वाले में 3. जीरोस एंड में है बट डेसिमल के बाद होने चाहिए ना, दे आर 3. हाँ, वो कॉमा है. उसके बाद नेक्स्ट 4 एंड लास्ट. ठीक है, चलो नेक्स्ट. राउंड अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. फर्स्ट क्वेश्चन है ना. अब देखो, राउंड अप में क्या करते हैं, अगर मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए ना, तो चौथे वाले को देखते हैं. अगर वो चौथा डिजिट 5 से बड़ा है तो थर्ड डिजिट को 1 से बढ़ा देते हैं, और अगर 5 से छोटा है तो उतना ही रहने देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 34.216. इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. हमको इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करके लिखना है, राउंड ऑफ करके.
तो 3 में 34 पॉइंट तक तो आएगा ही। अब वो 2 के बाद अगर 1 है, देखो 1 विच इज लेस देन 5, तो 2 से खत्म कर देंगे आंसर को। हमारा आंसर क्या होगा इसका? 34.2। देखो फर्स्ट का आंसर 34.2। अगला क्या होगा? 10.4। 10.4। 0.05। तो वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ हुए फिर? 2 ही फिगर हुए ना। 0.045 करते, बट 5 को अब 46, 0.460। हाँ 0.0460, 0.0460। ठीक है, 4-5 तक नहीं छोड़ेंगे ना, या 4-6 भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट हो रहे हैं। तो 9 को राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि 7 बड़ा है 5 से, तो 460 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2808 है। अरे पॉइंट थोड़ा लगा है कुछ वहां पे, 2808 लिखा हुआ है, 280, तो पूरा मीनिंग नहीं चेंज हो जाएगा इसका? कहाँ 2808 और कहाँ 280? ऐसे राउंड ऑफ करेंगे क्या अपन इसको? 3000? अरे इसका कोई नियरेस्ट नंबर लेके जाओ जहां पर ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में हो जाएगा। 2810। 2809 मत बोलना, क्योंकि 2809 में तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, समझे क्या? तो 2810 में 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसको थोड़ा काउंट करेंगे, समझे कि नहीं? 2810 ना कि 2809। 2809 भले उसका नियरेस्ट नंबर है, बट उसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और 280 नहीं लिख सकते भाई, ना 281। कहा 2808 और कहा 280? राउंड ऑफ कर रहे हैं ना अपन, इतना कम थोड़ी ना कर देंगे। चलो नेक्स्ट 23 में आ जाओ। 23 बीच में ना सब यूनिट कन्वर्जन वगैरह है, सिंपल, एक बार आप लोग देखना, फिजिक्स में भी आप लोग डायमेंशन वगैरह पढ़ ही रहे हो। 23, हाँ एक बार डिस्कस कर लेते हैं बस। 23 एक रिएक्शन है जिसमें क्या लिखा है? A+B2 गिव्स AB2, ऐसा लिखा है। यानी कि एक एटम A का reacts with one molecule of B to give one molecule of AB2। ये एटम फॉर्म में है ना, तो ये एक एटम है, ये एक मॉलिक्यूल है, और दे भी रहा कितना है? एक मॉलिक्यूल, करेक्ट? ये हमारा स्टैंडर्ड रिएक्शन है। अब मैंने आपको कुछ दिया, ए और बी मैंने आपको क्वांटिटी में दिया, आपको उससे AB2 कितना बनेगा ये बताना है। कोई लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं ये समझ आना है मुझे। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? जो फर्स्ट क्लास आए एक बार समझना, लिमिटिंग रिएजेंट का एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूं मैं इस रिएक्शन के हेल्प से। ये कार्बन है, ऑक्सीजन रिएक्ट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन में 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है टू गिव 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस हैं। एक कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16, डबल करेंगे तो 32, और दोनों को ऐड करेंगे तो 44 आएगा। ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है, बैलेंस है ना। तो 12 ग्राम को 32 ग्राम चाहिए। अगर मैंने आपको 12 ग्राम कार्बन दिया बट ऑक्सीजन सिर्फ 16 ग्राम ही दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड 44 नहीं बन पाएगा। समझे क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? 44 वो तभी बनता जब मैंने आपको ऑक्सीजन भी 32 दिया होता, बट मैंने तो कम दिया ना आपको। तो हियर ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब वो आपको कम क्वांटिटी में मिला हुआ है, तो उसके कारण अब आपका कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम हो जाएगी। कितनी होगी? 32 44 ग्राम बना रहा था, तो 16 कितना बनाएगा? ओनली 22, बस ओनली 22। रिमेनिंग आपका ये जो हाइड्रोजन है ना वो बच जाएगा। हाँ सॉरी, कार्बन, कार्बन जो है वो क्या हो जाएगा? इट विल बी लेफ्ट आउट। कितना लेफ्ट हो जाएगा? 6 ग्राम। हाँ 6 ग्राम बचेगा। 6 ग्राम का इसका रिएक्ट करके 22 बना लिया ना। मैं क्लियर? देखो हर 6 को 32 चाहिए, हर 6 ग्राम को 32 ग्राम चाहिए, 16 ग्राम सॉरी, हर 6 ग्राम को 16 ग्राम। तो यहां का 6 ग्राम 16 ग्राम का रिएक्ट कर गया। अब ऑक्सीजन खत्म,
तो अब और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए तो दोनों चाहिए ना, कार्बन भी चाहिए ऑक्सीजन भी चाहिए। अब मैंने आपको ऑक्सीजन कम क्वांटिटी में दिया था तो आपका ऑक्सीजन खत्म हो गया तो कार्बन बच जाएगा। 6 ग्राम कार्बन बच गया, 6 ग्राम रिएक्ट किया 16 के साथ तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना पाया। अगर मैंने आपको ये 32 दिया होता तो आप 44 बना लेते। तो अवर लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑक्सीजन। अब यही रिएक्शन में आपको अलग अलग चीज दे रहे हैं आपको, और आपको बताना कि इसमें कुछ लिमिटिंग है या नहीं है, इसको समझ के पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो, पहला क्या बोल रहा है? आपको दिए गए हैं 300 एटम ए के और 200 मॉलिक्यूल्स बी के। तो आपको बताना क्या इसमें कोई आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट है या नहीं है। क्योंकि आपको अगर मैंने एटम दिए हैं ए के 300 तो कायदे से मुझे आपको B2 के भी 300 मॉलिक्यूल देने चाहिए थे, तब जाके ये 300 बनते AB2। हाँ या ना? बट ऐसा नहीं किया मैंने। आपको ये कितना दिया है मैंने? तो कौन हुआ लिमिटिंग रिएजेंट फर्स्ट केस में? B2। B2 इज द, यानी कि B इज द लिमिटिंग रिएजेंट फर्स्ट केस में। B इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अगर एक लिमिटिंग है ना तो दूसरा एक्सेस बोल सकते हो, यानी वो ज्यादा दिया हूं B कम दिया हूं बोलूंगा, या दूसरा तरीका यही हो सकता है कि मैंने A ज्यादा दे दिया। दोनों ही सही है, दोनों कहना सही है। अच्छा तो दूसरा पढ़ते हैं। अब मोल में लिखा है वो 2 मोल ऑफ A प्लस 3 मोल ऑफ B। अब ये 3 मोल है तो कायदे से ये भी 3 मोल देना चाहिए था मुझे, तो ये मैंने 2 ही दिया है। तो अब क्या लिमिटिंग है? A इज द लिमिटिंग रिएजेंट। थर्ड में कोई लिमिटिंग नहीं है, मैंने आपको 100 के लिए 100 दिए हैं, आराम से रिएक्शन होगा और ये 100 बन जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। रिएक्शन विल बी कंप्लीट, कोई रिएक्टेंट एक्सेस में नहीं रह जाएगा। ठीक है, फिर कौन सा पढ़ रहे हो? 5 मोल ऑफ ए एंड 2.5 मोल ऑफ बी। हाँ, बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट। देखो यहां तो रिएक्शन में दोनों 1-1 है तो आपको आसान लग रहा है ना। H2 प्लस 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। यहां देखो इसके 2 मोल के लिए आपको 1 मोल चाहिए तब 2 मोल बनेगा। तो अगर मैंने आपको इसका 10 मोल दिया और ये मैंने 4 मोल ही दिया तो अब कौन सा लिमिटिंग है? ऑक्सीजन लिमिटिंग है, क्योंकि 10 के लिए मुझे आपको क्या देना था? 5, मैंने 4 ही दिया, तो ये लिमिटिंग है। समझ में आ रहा है ना? चलो अगला बताओ। फोर्थ पढ़ रहे हो? नहीं, फोर्थ तो हो गया ना। 5 2.5 मोल ए के लिए मैंने 5 मोल बी दिया, तो अगेन ए कम दिया है मैंने, तो ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है? 24 मैंने होमवर्क दिया था, आप लोग कर भी लिए थे। 25 पढ़ो तो, 25 पढ़िए। 25 हाउ आर 0.50 मोल Na2CO3 and 0.50 m Na2CO3 are different। क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये 0.5 मोल है, ये 0.5 मोलारिटी है, उसकी कंसंट्रेशन है वो। तो यहां इसका मतलब क्या कि आपके पास आधा ही मोल ही है। अगर आप Na2CO3 का मोलर मास निकाल के देखो तो कितना आता है? 23 इंटू 2 46 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 3 इंटू 16 48। कितना आता है ये ऐड करने पर? अपन किए भी है पहले ये वाला। ये 12 है ना? 104 की 106? ये 6 2 8 और 8 16 हो रहा है ना, तो लास्ट डिजिट तो 6 ही होगी। 106 आ रहा है और ये आधा मोल है, तो ये कितना ग्राम है मेरे पास? 53 ग्राम है मेरे पास। समझ रहे हैं? और इसका क्या मीनिंग है? 53 ग्राम 1 लीटर में डिजोल्व है। समझे क्या? 53 ग्राम मतलब हाफ मोल डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तभी तो मोलारिटी आएगी। ये है दोनों में डिफरेंस। एक सिर्फ एक, इनके पास 0.5 मोल Na2CO3 था और इनके पास 0.5 m कैपिटल M Na2CO3 था, तो इनके पास सिर्फ 53 ग्राम Na2CO3 है, दैट्स इट। बट इनके पास वही 53 ग्राम 1 लीटर में डिजोल्व है, सॉल्यूशन है उनके पास जिसकी कंसंट्रेशन 0.5 m है, और इनके पास सिर्फ वो नमक है Na2CO3। समझ गया ना? तो इसमें लिख लो आंसर
पहले आप मोलर मास निकालो, उसको कितना आ रहा है, 106 ग्राम पर मोल. मोलर मास ऑफ Na2CO3 इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ Na2CO3, मोलर मास ऑफ Na2CO3 इज इक्वल्स टू, ऐड कर लो, 106 आएगा, 106 ग्राम पर मोल. तो 0.5 मोल मतलब कितना ग्राम हो जाएगा, 53. आधा कर देंगे, एक मोल का मास 106 है ना, तो आधे मोल का मास कितना होगा, 53. तो लिख लो 0.5 मोल ऑफ 0.5 मोल ऑफ Na2CO3 is equals to 53 ग्राम ऑफ Na2CO3. डन. अब दोनों का मीनिंग लिखते हैं. एक का मीनिंग सिर्फ 53 ग्राम Na2CO3 और दूसरे का मीनिंग 53 ग्राम डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, लिखो एक लाइन नीचे. 0.50 मोल means 0.50 mole MOL. 0.50 mole means 53 gram of Na2CO3. 53 gram of Na2CO3. 0.50 mole means 53 gram of Na2CO3. अब अगली लाइन में 0.50 कैपिटल M लिखना. कैपिटल M मतलब अपने आप में होता है मोल पर लीटर. तो 0.50 capital M means 0.50 capital M means 53 gram Na2CO3, 53 gram Na2CO3, 53 gram Na2CO3 are present in 1 liter of solution. Are present in 1 liter of solution. Are present in 1 liter of solution. ठीक है, 28 पढ़ो. 28. मूल कंसेप्ट का क्वेश्चन है. Which one of the following will have largest number of atoms? क्या क्या दिया हुआ है आपके पास? आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है, Au मतलब गोल्ड. आपके पास 1 ग्राम सोडियम है, आपके पास 1 ग्राम लिथियम है और 1 ग्राम क्लोरीन गैस है, Cl2 गैस. ठीक है, इसका एटॉमिक मास भी दिया होगा 197. इसका तो हमें पता है 23 होता है, इसका हमें पता है 7 होता है, और इसका हमें पता है कितना होता है गैस का. हाँ, 35.5 इंटू 2 कर देंगे ना. ठीक है, खैर अपन को नंबर ऑफ एटम्स निकालना है. ठीक है, अपन आगे 71 ग्राम ले लेते हैं. अभी हर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, बाद में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, ये क्लियर है. अब देखो मैं इसका समझा रहा हूं कैसे निकालना नंबर ऑफ एटम्स. हमको मोल कंसेप्ट ने क्या बताया है कि एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं, जिनका वजन उनके मोलर मास के बराबर होता है, जो कि कितना होता है, वही एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो. ये जो लाइन लिखी समझ में आ रही है. 1 मोल गोल्ड का मतलब गोल्ड के इतने सारे एटम और उसका मास 197 ग्राम. समझ रहे हो आप लोग, 197 ग्राम गोल्ड आज की डेट में. 197 ग्राम मतलब 20 तोला, और 1 तोला कितने हजार का है अभी, 70-75 हजार का है. ठीक है ना, तो इतना सारा गोल्ड है. तो पैसे के टर्म्स में देखें तो ये महंगा है अभी. ठीक है, पर अपन को क्या कैलकुलेट करना है, सबसे ज्यादा एटम्स किसमें है. तो 197 ग्राम में इतने एटम है ना, अपने पास कितना है, 1 ग्राम. तो 1 ग्राम में कितने एटम होंगे, डिवाइड कर दो. 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 197 एटम्स. अब इसको सॉल्व मत करना, ठीक है, पूरा समझ लो पूरा. इसको देखो, सोडियम के लिए क्या लाइन लिखूंगा मैं, 1 मोल सोडियम में सोडियम के इतने सारे एटम्स होते हैं जिनका वजन 23 ग्राम है. कहां से आया 23, एटॉमिक मास रिटन इन ग्राम. तो 1 ग्राम सोडियम में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 23 एटम्स. हाँ या ना, करें.
लिथियम के एक मोल में लिथियम के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं, जिनका मास है 7 ग्राम। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 7, रिटन इन ग्राम। तो 1 ग्राम लिथियम में कितने एटम हो गए? लिथियम के 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 7 एटम्स। एंड लास्ट, 1 मोल क्लोरीन गैस में क्लोरीन गैस के इतने मॉलिक्यूल्स लिखना। अब बाद में एटम में कन्वर्ट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई करके, और उसका टोटल वजन 71 ग्राम होता है, आया ना? तो 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन क्या? 71। इतने तो मॉलिक्यूल है इंटू 2 एटम्स, जिसमें से भी आप इसको डिवाइड कर दोगे कितना बचेगा? 35.5। अब मुझे चारों नंबर देख के देखो, आपको नंबर ऑफ एटम्स नहीं पूछा किसी में भी, आपको बस बोला है कि चारों में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसके पास है। भाई मैंने कोई भी कैलकुलेशन नहीं करी, बहुत लंबा लंबा कैलकुलेशन है ना सब में, नो नीड ऑफ दैट कैलकुलेशन। सबका न्यूमरेटर कांस्टेंट है ना, बस डिनोमिनेटर चेक करके बताओ कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा होगा और कौन सा नंबर सबसे छोटा होगा। कैसे चेक करेंगे? जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है ओवरऑल सबसे वो छोटा होगा, और जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो ओवरऑल सबसे बड़ा होगा, उसमें सबसे नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे। आइडेंटिफाई कर लिए क्या? कौन है आंसर? लिथियम। तो लिथियम इज द वन, 1 ग्राम लिथियम में सबसे ज्यादा एटम्स है कंपैरेटिवली बाकी सबके 1 ग्राम में। एम आई क्लियर? तो इसलिए मैंने कैलकुलेशन नहीं किया ना, क्योंकि पूछा ही नहीं, आपसे पूछा है क्या हाउ मेनी एटम्स आर देयर, नहीं। क्या पूछा है क्वेश्चन में? इसमें सबसे ज्यादा है, आ गया आंसर लिथियम में। तुमको चाहिए कितने तो बैठ के कर लो कैलकुलेट, ठीक है? हमने तो बता दिया जो आपने पूछा था, ठीक है? तो इतना लिख के लास्ट में नीचे लाइन लिख देना, 1 ग्राम लिथियम हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। 1 ग्राम lithium has the largest number of, और लोएस्ट किसके पास है? गोल्ड। महंगा है ना इसलिए कम दिया है। मास सबका 1-1 ग्राम दिया ना, बट नंबर ऑफ एटम सबके अलग अलग है, क्योंकि सबके मोलर मासेस अलग अलग है। एक बार 38 देखो तो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इन ग्राम? एक कार्बन 12 एटम का मास पूछ रहा है ग्राम में, कैसे निकालेंगे? लाइन लिखूं कार्बन के लिए फिर बता दोगे? 1 मोल ऑफ कार्बन में कार्बन के इतने सारे एटम्स होते हैं जिनका टोटल वजन 12 ग्राम होता है। अब बता दोगे? क्या डिवाइड बाय 12? अच्छे सुनो, इतने एटम का मास 12 ग्राम है, तो एक एटम का मास कितना होगा? 12 डिवाइडेड बाय दैट नंबर। समझ गए क्या? तो ये लाइन तो मैंने अभी सबके लिए लिखी थी ना, देखो सबके लिए लिखा हूं कि नहीं वो लाइन? यही तो मोल कंसेप्ट है। तो एक मोल कार्बन के लिए मैंने वो लाइन लिख दी कि इतने सारे एटम का मास 12 ग्राम होता है, तो बताओ एक एटम का मास कितना होगा? डिवाइड कर दो। नहीं, हाँ हाँ, डिवाइड करके देखो। 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 23 को ऊपर भेज दो, -23 हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, देखो आपको ध्यान देना, अगर ये 6 होता तो आंसर 2 आता ना, और ये 6 से थोड़ा बड़ा है तो आंसर भी 2 से थोड़ा
छोटा आएगा, 1.99 आएगा। ये मैं बताया भी, हमने यहीं से तो मोल लाया था। आपको याद है मोल का एक और डेफिनेशन क्या था, कि एक मोल में उतने सारे नंबर्स हैं, उतनी सारी क्वांटिटी है जितने की 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स हैं। तो हमने यहीं से तो निकाला था। 12 को डिवाइड किए थे 1.99 इंटू 10⁻26, सबका आया था ये 6.022। अवोगाड्रो नंबर वहीं से आया है। कार्बन है बेसिक, कार्बन है बेसिस हमारा मोल का नंबर डिराइव करने का। वो जो नंबर अपन बार बार बोल रहे हैं ना 6.022 इंटू 10⁻23, ये नंबर कहां से आया है? कार्बन की हेल्प से आया ये नंबर। 12 ग्राम आप जब कार्बन लोगे अपने हाथ में, तो आपके पास 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स हैं कार्बन के, और वही एवोगाड्रोस नंबर होता है। वही एक मोल कह रहा है। जैसे एक डजन में 12 होता है कि नहीं, वैसे ही एक मोल में ये नंबर होता है, इतना क्वांटिटी, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। आप 6022 लिखने के बाद 20 जीरो और लगाओगे, इतना बड़ा नंबर है वो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, 33 हमने कर लिया था, 34 बचा एक, 35 36, 34 35 36, और इधर से 29। 36 देखो तो जल्दी से 36 कर लेते हैं अभी। सर आ गए क्या? जैसे चलो जब तक 36 देखते हैं जल्दी। 36 क्वेश्चन पढ़ो सभी, लास्ट। Chlorine is prepared in the laboratory by treating MnO2 manganese dioxide with aqueous hydrochloric acid HCl according to the reaction given। रिएक्शन क्या लिखा हुआ है? 4HCl 4HCl plus MnO2 gives 2H2O plus MnCl2 plus Cl2। यह है क्वेश्चन। पूरा बैलेंस है इक्वेशन, नहीं होता तो पहले बैलेंस करते हैं अपन इक्वेशन को, है ना? क्लियर है? अब देखो ध्यान से समझना, हर 4 मोल HCl को या 4 मॉलिक्यूल HCl को एक मॉलिक्यूल या एक मोल MnO2 की जरूरत होती है, तब जाके 2 मोल या 2 मॉलिक्यूल पानी बनेगा, एक मोल या एक मॉलिक्यूल MnCl2 बनेगा, एंड एक मोल या एक मॉलिक्यूल क्लोरीन बनेगा। समझ रहे हैं? ये इसका रिएक्शन है। अब हमको क्या बोला क्वेश्चन में, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ MnO2। आपको अगर MnO2 का 5 ग्राम दिया हुआ है तो HCl कितना ग्राम रिएक्ट करेगा? इसको पहले सबको मास में कन्वर्ट करते हैं। Mn का मास आपको दिया है क्वेश्चन में, देखो 55 दिया है क्या ब्रैकेट में? नहीं दिया है। मैंगनीज का मास 55 होता है ना, एटॉमिक मास ऑफ मैंगनीज इज 59 55 सॉरी 55। चलो सबके मासेस लिखते हैं। HCl का मास कितना हो जाएगा? 1 प्लस 35.5 होगा ना, 36.5 इंटू 4, 4 है ना? नहीं तो 36 को 4 से मल्टीप्लाई, 72 72 144 146 होगा क्या? होगा? अरे 36 इंटू 4 कर दिया मैंने, तो ये तो 144 आया। फिर 0.5 भी तो बचा है ना, 0.5 इंटू 4 करूंगा तो 2 आ जाएगा, तो 146 हो गया। जरा क्या तो सब एग्री करते हैं? ओके, इसका कितना हो जाएगा? 55 प्लस 32 कितना हो जाएगा? ये 87 ग्राम। अब यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 87 ग्राम के लिए कितना HCl लगेगा? 146। तो आपको कितने ग्राम के लिए बोला है? 5 ग्राम के लिए। तो पहले स्टार्ट यहीं से करेंगे। 87 ग्राम MnO2 reacts with 146 ग्राम HCl। हाँ या ना? ये तो हमारी रिएक्शन से आया ना भाई। Therefore 1 gram MnO2 reacts with 1/46 upon 87 ग्राम HCl। करेक्ट? यूनिटरी मेथड। पहले 1 ग्राम का निकाले, अब जितना भी आओ लाओ, लाने दो। 5 लाएगा, 5 लाओ, 10 लाने दो, 10 लाने दो। हमको बस इससे उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सो 5 ग्राम ऑफ MnO2 reacts with 146 upon 87 into 5 ग्राम ऑफ HCl। बस को सॉल्व कर लो, ये हमारा आंसर है। इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस।
रिएक्शन बट बैलेंस होना चाहिए, तभी तो अपन को ये इंफॉर्मेशन मिल पाई क्या? अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होता तो ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। हो जाएगा ये सॉल्व। और ये कोफिशिएंट्स को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। 4, यहाँ 1, यहाँ 2, ये 1 और वो 1, है ना? अब इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। कितना ग्राम MnCl2 बनेगा बताओ? कितना ग्राम MnCl2 बनेगा बताओ? तो अब आपको पता है कि 87 ग्राम में, अब इसका भी मास निकालना पड़ेगा कि 87 ग्राम में इतना बनता है, तो 5 ग्राम में कितना बनेगा। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक मैगी बनाते हो, जैसे एक पैकेट में 1 कप पानी लगेगा और 1 पैकेट मसाला लगेगा। 2 पैकेट में भी क्या 1 कप पानी और 1 पैकेट मसाला डालोगे क्या? उसको प्रपोर्शनेट करोगे ना उसके हिसाब से, तो 2 पैकेट मसाला और 2 कप पानी डालोगे। ये भी तो वही है, नहीं? तो उसके प्रपोर्शन में आपको चीजें बनानी पड़ेगी, है ना? उस दिन मैंने चाय का भी एग्जांपल दिया था कि 1 कप चाय बना रहे थे, 2 चम्मच शक्कर डाले फॉर एग्जांपल, तो 4 कप में भी 2 चम्मच थोड़ा डालेंगे। तब आप चाय की क्वांटिटी भी बढ़ाओगे, चाय पत्ती की, शक्कर की क्वांटिटी भी बढ़ाओगे। है ना क्लियर? तो वही चीज इसमें भी हो रही है, बस इसका इक्वेशन होता है। तो इक्वेशन से हमको समझ में आता है कि किस मॉलिक्यूल को कितने मॉलिक्यूल की जरूरत है। सिंपलेस्ट रिएक्शन अपन वाटर से भी समझ सकते हैं। 2H2O 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। यहां से आप समझो कि हर 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लगता है, तब जाके वो 2 मॉलिक्यूल पानी बना पाता है। इसको मास में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? 4 ग्राम हाइड्रोजन को 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तब जाके 36 ग्राम पानी बनेगा। तो इसको अगर मैंने आधा कर दिया तो इसको भी आधा कर दो, तो बनेगा भी आधा। नहीं, इसको आधा कर दिया बट इतना ये 32 ही दिया, तो कितना बनेगा? कितना बनेगा? 18। 2 के हिसाब से ही बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो खत्म, हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, फिर हाइड्रोजन खत्म, फिर बचा 16 क्या कर के लिए ऑक्सीजन कैसे बना देगा पानी। है क्लियर? तो ये इससे समझ के आप ये सब इसको बना सकते हो। क्लियर है? ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक 35 करेंगे, 34 करेंगे और पीछे का 29। बस 3 क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा क्लास में, फिर हम यूनिट नंबर 2 चालू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। हाँ जी।